जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, जो भी हमारे भाई लोग हैं बिहार बोर्ड से हैं, 12th के स्टूडेंट है और आपका भी एग्जाम 2026 में है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए भैया, मेरा जो भी भाई विजेता बैच में हमसे ज्वाइन है, वहाँ पर उन लोगों को पीडीएफ मिलना शुरू हो चुका है और क्लास कंडक्ट कराना शुरू हो चुका है। उसी सिलसिला में मैं आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट क्लास करा चुका हूँ। केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स का क्लास अब बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। भाई शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जितना 2 नंबरी दे रहे हैं जितना पढ़ लीजिएगा, एक भी 2 नंबरी नहीं, और जितना 5 नंबरी दे रहे हैं एक भी 5 नंबरी नहीं छूटेगा। हमारे द्वारा 107-8 5 नंबरी दिया, सॉरी 107-8 2 नंबरी दिया जाएगा, 25 5 नंबरी दिया जाएगा और आपको 25 में से 12 5 नंबरी याद रखना है स्पेशली। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा 16 पन्ना 22 पन्ना में केमिस्ट्री का 16 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव। मात्र उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इसी प्रकार सब चीज़ का मिलेगा, आपको नहीं छूटेगा। ठीक ना। चलिए उसी सिलसिला में आज हमें सेकेंड क्लास लेकर आ गए बिलियन का, उसके बारे में बात करते हैं, उसको कंप्लीट समझते हैं। आइए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए आपको जल्दी से इसको मैं पूरे को पूरे एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोग एक बार इसको लिख लीजिएगा, याद करिएगा। ठीक ना। चलिए मूल प्रभाजक को परिभाषित करें। मूल प्रभाजक को मैंने मूल अंश भी जिसे बोलते हैं, मूल प्रभाज न लिखा रहे, मूल प्रभाज न लिखा रहे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा रहेगा मूल अंश लिखा रहेगा। मूल अंश को प्रभावित करें तो भैया मूल प्रभाजक क्या होगा, मूल प्रभाजक क्या होता है तो भैया इसके देखिए, मूल प्रभाज क्या है यानी मोल फ्रैक्शन क्या है अंग्रेजी में से। किसी बिलियन में विलेय का मोल अथवा विलायक का मोल तथा बिलियन में कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। कि समझिए क्या होता है, समझ लीजिए, ऐसे समझिए। आप एक गिलास पानी ले लीजिए, ठीक है ना। पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी ले लीजिए। पानी में क्या लिख दीजिए, शुगर रख दीजिए, शुगर में चीनी रख दीजिए, इसमें क्या रख दीजिए, चीनी रख दीजिए। बताइए ये जो बिलियन, अब एक तरह से यह बिलियन बन गया, सॉल्यूशन बन, ये घोल बन गया। इस घोल में या इस बिलियन में चीनी की मात्रा कम है, तो जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। जो कम हो, जिसका मात्रा कम रहे उसे क्या बोलते हैं, किसी बिलियन में विलेय। और इस घोल में पानी का मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो पानी है जो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। पानी जो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ये पूरा बिलियन है, चीनी पानी का बिलियन है, चीनी कम मात्रा में है तो उसे विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक बोलते हैं, जैसे पानी इसमें अधिक मात्रा में है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, एक चीज़ अब इसमें यहाँ हो गया। आप मोल प्रभाज इसी प्रकार से कहता है, किसी बिलियन में विलेय या विलायक का मोल, या तो विलेय का मोल उठा के ले लिए या तो विलायक का मोल उठा लीजिए। और जो बिलियन है, जो पूरा घोल है, उसके पूरा मोल का जो अनुपात होगा ना, जो रेशियो होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। समझ में आ गया। अर्थात आप या तो एक बार आप विलेय का मोल उठाना है तो विलेय का मोल निकाल लीजिए। अब विलेय जिसका मोल फ्रैक्शन कहता है निकालने के लिए उसका निकाल सकते हैं। अगर कहता है भैया कि विलेय का मोल निकालिए, तो विलेय का मोल अब बट्टा में, अब यानी कि देखिए एक रूल याद रखिए, अपन बट्टा में टोटल, अपन बट्टा टोटल करेगा, विलेय का मोल कहेगा तो विलेय का मोल बट्टा में टोटल घोल का यानी सोल्यूशन पूरा बिलियन का मोल कहेगा। विलायक का मोल, तो विलायक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो विलायक का मोल बट्टा में टोटल सॉल्यूशन का मोल, और मोल का बस दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो वही क्या निकलेगा, वही निकलेगा हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज निकलेगा। तो वही कहे हैं, वही कहे किसी बिलियन में विलेय का मोल या तो विलेय का मोल या तो विलायक का मोल तथा बिलियन के कुल मोल का अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, उसे मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। किसी का मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज अगर विलेय का निकालना है तो विलेय का मोल और बट्टा में बिलियन का मोल, अगर विलायक का निकालना है तो विलायक का मोल और बट्टा में बिलियन का मोल, और इस प्रकार से करेंगे तो निकल जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, इसे एक द्वारा डिनोट करते हैं। अब भैया जब इसे एक द्वारा डिनोट करते देखिए तो ऊपर भी मोल है या नीचा भी मोल है, यानी कि ऊपर भी विलेय या विलायक का मोले है, नीचा भी क्या है, बिलियन का भी कुल मोले है, तो ऊपरों मोल नीचा मोल। मान लीजिए ऊपर भी मीटर नीचा भी मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसी प्रकार से मोल खत्म हो जाएगा। तो भैया जो मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि कहने का अर्थ जो मोल प्रभाज होता है या मोल अंश होता है, वो मात्रकहीन होता है, यूनिटलेस होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर भी मोल होता है, नीचा भी मोल होता है, मोल का यूनिट मोल वहाँ पर मोल होता है, इसका भी यूनिट मोल होगा, इसका ऊपर का भी यूनिट मोल, इसका भी निचका का भी यूनिट मोल, तो मोल से मोल खत्म, यानी कि मोल यूनिटलेस यानी कि मात्रहीन होता है। क्लियर है। चलिए अगला निकलते हैं भैया, मोलरता क्या है। मोलरता देखिए, यहाँ पर 3 गो टॉपिक पढ़ना है, एक मोलरता, एक नॉर्मल, एक मोलरता है, एक मोललता है, एक में मोलरता है, एक में मोललता है, मोलल खाली रह के जगह पर ल हो जाएगा, और एक है नॉर्मलता। तीनों के मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, तीनों अंग्रेजी में पढ़ना होता है। भाई इसको हिंदी में पहले समझ लेते हैं क्या कहता है। हाँ, जो भी भाई इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या कीजिएगा, आधा से आधा इस वीडियो का आधा पार्ट भगा कर देखिएगा, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में इसका क्लास मिल जाएगा। ठीक ना। इंग्लिश मीडियम क्लास के लिए आप आधा इसको भगा कर देखिएगा। चलिए
अगला 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 देख लीजिए। अगला अब इसमें समझिए मोलरता को परिभाषित करें। मोलरता क्या है? किसी बिलियन के 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बड़ा आसान है। कोई बिलियन है, कोई सॉल्यूशन है, कोई एक बाल्टी मान लीजिए पानी है, इसके 1000 मिलीलीटर में या 1 लीटर में जितना मोल की संख्या होगा ना उसे हम लोग मोलरता कहते हैं। समझ गए ना? 1 लीटर या 1000 लीटर या 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर बिलियन में जितना मोल की संख्या होगा उसे मोलरता कहेंगे। 1 केजी, अब आगे आगे आएगा उसमें। अब आगे जस्ट अगर अगर हमें मोलरता का परिभाषा बोलना होगा ना तो सेम टू सेम मिलते जुलते हैं। वहाँ पर कहेंगे 1 केजी विलायक में जितना मोल होगा ना उसे मोलरता कहेंगे, जो आगे पढ़ना है। तो अभी इसको भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए, अभी इसको याद रखिए। 1 लीटर बिलियन में जितना मोल की संख्या होगा उसे क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। क्लियर है? 1 लीटर बिलियन में जितना मोल की संख्या होगा उसे क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। 1 लीटर बिलियन में जितना मोल की संख्या होगा उसे क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। इसे बड़का एम द्वारा डिनोट किया जाता है। बड़का एम का परिभाषा क्या होता है? बिले का मोलों की संख्या बिले के मोलों की संख्या अब बटा बिलियन का अनुपात। इसके क्या होता है? यहाँ पर 1000 मिलीलीटर है। 1000 मिलीलीटर कहने का अर्थ लीटर है। लीटर कहने का अर्थ अनुपात न होता है, यानी आयतन न होता है। हाँ, तो वही बिले के मोलों की संख्या अब बटा में बिलियन का आयतन जो होगा मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में लेंगे तो यहाँ पर 1000 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर लीटर में लेंगे तो 1000 से गुना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मिलीलीटर में ले रहे हैं तो यहाँ से 1000 से गुना करना पड़ेगा। समझ गए ना? 1000 से, क्योंकि अगर लीटर में लेंगे तो फिर 1000 से गुना नहीं करना पड़ेगा। तो वही है। तो देखिए, अगर पूछेगा मोलरता किसे कहते तो भैया कहेंगे 1000 मिलीलीटर में उपस्थित बिले की 1000 लीटर में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या। यहाँ पर बिले छूट गया है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जो है ना आपको बिले भी आया छूट, यहाँ पर बिले छूट गया है। 1000 मिलीलीटर में जितना बिले के मोल की संख्या होगा उसे क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे भैया मोलरता बोलेंगे। वही ऊपर लिखे बिले के मोलों की संख्या बटा कितना में था? 1000 मिलीलीटर यानी बिलियन के आयतन में। क्लियर है? अच्छा, इसका मात्रा क्या होता है? ऊपर भी मोल है और नीचे आयतन है। तो मोल का तो मोल होता है और नीचे आयतन का तो आयतन है। तो आयतन को लीटर में मापते हैं तो लीटर। तो मोल नीचा लीटर है तो ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर। क्लियर है? तो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। अच्छा, इसके आयतन के कारण यह तापमान पर निर्भर करता है। बहुत ही वीडियो ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। मोलरता जो होता है, मोलारिटी जो होता है वो आयतन के कारण क्या होता है? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और बिलियन के तापमान बढ़ने पर बिलियन का मोलरता कमता है। कहने का अर्थ है जब किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका मोलारिटी क्या होगा? कम जाएगा, डिक्रीज होगा। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि कम जाएगा। तो याद रखिएगा कौन बात भैया? मोलरता क्या कहेंगे? तो 1000 ml या 1000 लीटर में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या। यहाँ पर बिले छूट गया है। क्या छूट गया है? बिले। इस प्रकार के बिले के मोलों की संख्या क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे बड़का एम डिनोट करते हैं। फार्मूला ये है, इसका यूनिट ये है और यह तापमान पर निर्भर करता है। और जब तापमान बढ़ेगा तो मोलरता कमेगा। क्लियर है? चलिए अब अगला आते हैं भैया मोलालिटी। मोलरता हो गया। अब अगला ये मोलरता पर। मोलरता क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। 1 मिनट हो जाइए, 1 मिनट नेक्स्ट पेज लेकर आते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको समझाते हैं। अभी ये तो हो गया। अब आते हैं 1 मिनट ये PDF हो गया। अब आता है सेकेंड वाला पे। चलिए अब आता है भैया सेम मिलता जुलता नाम है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें र है और इसमें ल है, केवल समझ लीजिए। जिसमें र है इसमें केवल ल है। समझ गए ना? सेम परिभाषा भी है। उसका परिभाषा था किसी बिलियन के 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या। और मोलरता का परिभाषा है किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 किग्रा में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बड़ा आसान है। आप एक मेरा बात है सुनिए भाई। जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी है, ठीक ना? बाल्टी में पानी भरा हुआ है, पानी है और प्लस चीनी है। क्या है? पानी है, चीनी है। चलिए ठीक है, पानी चीनी को मिला देंगे तो क्या बनेगा? बिलियन बनेगा ना? चलिए अगर कहेगा भैया मोलरता क्या है, ध्यान से मोलरता, तो मोलरता कहेगा ना तो पहले एक बताइए, पानी ज़्यादा मात्रा में तो इसे क्या बोलेंगे? विलायक। और चीनी कम मात्रा में इसे क्या बोलेंगे? बिले। बोलेंगे कम मात्रा में बिले। अच्छा, आई पूरा दोनों को मिला देंगे तो बिलियन बनेगा। क्लियर है? मोलरता का परिभाषा जब कहेगा ना तो बड़ा आसान है। सीधे कहेंगे 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर। 1 लीटर में जितना इस चीनी का मोल का संख्या होगा ना, चीनी क्या है? चीनी क्या है? कम मात्रा में तो उसे बिले बोलते हैं। तो 1000 लीटर के बिलियन में 1000 मिलीलीटर 1 लीटर बिलियन में जितना बिले के मोलों की संख्या होगा उसे मोलरता कहेंगे। और ये जो आप देखिए मोलरता कहेगा, अगर लॉ कहेगा, देख लीजिए यहाँ पर लॉ लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसका परिभाषा में लॉ है मोलरता। और मोलरता कहेगा तो पानी
पानी क्या है, पानी ज़्यादा मात्रा में तो इसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो 1 kg विलायक या 1000 ग्राम, 1 kg बराबर 1 ग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है कि ना। हाँ, तो 1 kg विलायक में जितना ही चीनी की मात्रा नहीं करते कि ये विलय की जितना मोल की संख्या होगा ना, तो उसे कहेंगे मोलरता। एक ही बात का अंतर है, अगर 1 लीटर बिलियन में विलायक के मोल की संख्या रहे तो उसे मोलरता रॉ वाला। अगर एक kg या 1 किग्रा, सॉरी 1000 ग्राम या 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो रहेगा ना, उसे बोलेंगे मोलरता। क्लियर है, उसी बात को याद रखिएगा। वहाँ पर लीटर होता है, यहाँ पर किग्रा होता है। चलिए अगला होता है, अगला वहाँ पर आयतन होता है, यहाँ पर मास होता है, द्रव्यमान होता है। चलिए यहाँ पर आगे क्या करता है देख लीजिए। उससे बड़का एम द्वारा डिनोट करते हैं, इसे छोटका एम द्वारा डिनोट करते हैं। छोटका एम बराबर विलय के मोलों की संख्या क्या है, विलायक के द्रव्यमान में। द्रव्यमान जब लेंगे ग्राम में लेंगे तो यहाँ पर 1000, अगर यहाँ पर केजी में लेंगे तो फिर 1000 से गुना ना करेंगे। क्लियर है। हाँ, तो जब विलायक के 1000 ग्राम में अगर विलय के मोल की संख्या रहेगा तो उसे मोलरता। और जब बिलियन के 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बोलते हैं मोलरता, रॉ वाला। क्लियर है, दोनों में तो अंक के बाद अंतर होता है, कंपेरिजन करके याद कीजिएगा। उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, इसका यूनिट होता है मोल, और नीचे द्रव्यमान है तो केजी, तो मोल पर केजी। उसका यूनिट था मोल और बटा में लीटर था, मोल पर लीटर, इसका यूनिट मोल पर केजी होता है। यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर मास है, यहाँ पर द्रव्यमान है। द्रव्यमान तापमान पर गर्म करने पर केवल मास घटता बढ़ता न है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को ले लीजिए, अगर वो 5 kg का पत्थर है, गर्म कर दीजिएगा तो 5 kg रहेगा, बदलेगा ना, खास कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए अगर 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 लीटर पानी को उबालिएगा, गर्म कीजिएगा तो उसके बाद वो पानी कम जाएगा कि ना, कुछ ना कुछ तो वाष्पित होगा ना। हाँ, इसलिए वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे। मोलरता में अंतर क्या है, दोनों में अंतर देखिए भाई। अंतर आ गया तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अंतर आ गया तो इसको देख लीजिए। चलिए दोनों भी 2 नंबर में आ सकता है। मोलरता में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलरता। देखिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जबकि 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्लियर है। यह तापमान पर निर्भर करता है, यह तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है, इसका मात्रक मोल पर केजी होता है। बस बड़ा आसान है, तीनों को बात है भैया। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या है। यह तापमान पर निर्भर करेगा नहीं करेगा, इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर केजी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 16 हो गया, 17 में आइए। अब आइए 17 सवाल, 17 नंबर सवाल अब ला कर आते हैं आपको। 17 नंबर समझाते हैं, इसको रुक जाइए 1 मिनट, ये हो गया। चलिए मेरा भाई आ गया 17 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉरी 1 मिनट क्या आ गया भाई, कैंसिल करो इसको, 1 मिनट। हाँ आ गया भाई। चलिए अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसके प्रकार बताइए। अनुसंख्यक गुणधर्म बड़ा आसान है, सुनिए क्या कहता है, समझ लीजिए पहले। वे गुणधर्म जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों यहाँ पर कणों की होगा, विलायक के एक वे गुणधर्म जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है किंतु विलय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। समझ लीजिए कि भाई किसी भी विलायक में जितना विलय उपस्थित है, विलायक होने का अर्थ है जो कोई घोल है ना तो में ज़्यादा मात्रा में रहता है, जैसे पानी या नमक का घोल है तो पानी विलायक है, और जो चीनी कम है तो चीनी क्या विलय कहलाता है। तो जो विलायक है उसमें जितना विलय की संख्या विलायक है उसमें जितना विलय के कण है ना वही पर निर्भर करता है उस प्रकार के गुण को, परंतु उसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे क्या कहेंगे, उस गुण को हम अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। समझ में आ गया। हाँ तो वही देखिए नीचे भी लिखे हुए हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो है ना, अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है समानुपाती होता है विलय के कणों की संख्या करिए, इस पर डिपेंड करता है, इसलिए समानुपाती लिखे, ठीक ना। तो अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलय के कणों की संख्या, यानी कि यह डायरेक्ट इसके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार का होता है, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, से याद रखिएगा। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर लिखा है वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब या परासरणी दाब, इसे ही बोलते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है, 4। इसमें 4 पता है, वाष्प दाब का एक अवनमन होता है, क्वथनांक का अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, एक हिमांक का अवनमन होता है। क्लियर है। अच्छा चलिए, अच्छा अब आते हैं आगे।
आगे आते हैं, इसको समझते भैया। आइए फेरा फारी इसमें से चारों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परासरण दाब क्या है। परासरण दाब क्या है, एक बात समझ लीजिए, हम आपको सीधे बता देते हैं, सीधे मोटा मोटी भाषा में बता देते हैं, सीधे समझ लीजिए, मोटा मोटी भाषा में आपको बता देंगे। चलिए देखिए, ऐसे मान लीजिए, एक मान लीजिए चाय छानना, एक मान लीजिए एक गिलास रखा हुआ है, ठीक ना, या गिलास रखा हुआ है, गिलास के ऊपर चाय छानना रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, चाय छानना। ये मान लीजिए चाय छानना है, चाय छानना में इसके यहाँ पर मान लीजिए छिद्र है, इसमें से पानी बहकर अंदर आया रहता है ना, छिद्र, चाय छानना। चलिए इसमें हम कुछ इसमें कुछ घोल डालें, तो घोल है, इसमें तो विलेय भी होगा, विलायक भी होगा, कहने करते कम मात्रा भी वाला होगा, ज़्यादा मात्रा वाला भी होगा, तो विलेय और विलायक दोनों होगा। विलेय विलायक कहने का मतलब आप समझ लीजिए मेरा, फिर बता देते हैं। मान लीजिए चीनी या पानी का घोल है ना, चीनी पानी का, तो चीनी तो कम मात्रा में होगा ना इसमें, अब पानी ज़्यादा मात्रा में होगा ना, तो पानी को कहते हैं विलायक, चीनी को कहते हैं विलेय। क्लियर है? अच्छा, तो आप समझिए, आप क्या कहता है परासरण दाब किसे कहेंगे। तो जब इसमें कोई घोल को डाले, सॉरी एक मिनट यहाँ पर, हाँ, जब इसमें कोई घोल को डाले, घोल को हम जिस घोल को डाले इस चाय छाना में, तो इस चाय छाना से होकर क्या होगा कि चीनी वाला मित्रा, और मान लीजिए वहाँ पर चीनी तो घुल गया है तो चला जाएगा अंदर। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा मिश्रण है, ऐसा समझ लीजिए चाय है, तो भैया देखिए, तो चाय में क्या होगा, पानी वाला जो भाग होगा, पानी का मात्रा ज़्यादा होगा, और चाय पत्ती वाला भाग तो कम होगा। चाय पत्ती तो कम मात्रा में होगा, तो चाय पत्ती कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और पानी वाला मात्रा ज़्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो उसी पर आधारित यह परिभाषा है कि परासरण प्रक्रिया के दौरान किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर बहने से रोकने के लिए विलेय द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ऐसे समझिए, इसमें इस बाल्टी था, बाल्टी के ऊपर चाय छाना है, चाय छाना के ऊपर हम रख दिए चाय रखेंगे, तो चाय के पेंदी में जो छिद्र होगा उससे तो जल वाला भाग होगा तो नीचे तो बहने लगेगा, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे चाय पत्ती वाला भाग जमा हो जाएगा। कभी कभी देखते होंगे कि जमा हो जाता है तो यहाँ पर बहुत सारा चाय भी जमा हो जाता है, धीरे धीरे तब रिस कर जाता है ना। हाँ, उस समय क्या होता है, उस जो पानी वाला भाग है, चाय वाला जो भाग है, उस चाय पत्ती के द्वारा, यानी कि उस पानी वाला भाग पर चाय पत्ती जो है कम मात्रा में, जिसे हम लोग विलेय बोलते हैं, विलेय द्वारा वो जो पानी वाला मात्रा है उसे विलायक बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा में, उसके विलेय द्वारा चाय पत्ती के द्वारा वो पानी पर जितना बल लगाया गया है ना, उसी बल को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो उसी को हम लिखे हैं कि परासरण प्रक्रिया के दौरान किसी विलायक जो है पानी वाला भाग है, अर्धपारगम्य चाय छाना काम किया, चाय छाना को अर्धपारगम्य बोलिए या एसपीएम बोलिए। एसपीएम कहने करते सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य एक प्रकार का झिल्ली नुमा संरचना होता है जिससे विलायक गुजरता है, या चाय छाना से एकदम समझ लीजिए, चाय छाना को हम लोग अर्धपारगम्य बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो उस चाय छाना से होकर जब चाय पत्ती वाला भाग वहाँ पर रुक गया उसके छिद्र में, पेंदी में, और चाय पर जितना वो प्रेशर लगाना शुरू किया, यानी अपना से होकर बहने न दिया, तो जितना प्रेशर वो लगाया ना, उस प्रेशर को क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। वही बात है, अगर समझे होंगे तो देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यह लिखे हैं कि परासरण प्रक्रिया के दौरान किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रण से, कम कहने करते ऊपर से नीचे समझ लीजिए, कम जहाँ से कमी है, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर बहने से रोकने के लिए विलेय के द्वारा, जो विलेय चाय पत्ती के द्वारा वो पानी वाला पर जितना बल लगा के उसको रोक रहा है, उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है? एक भाषा में याद रख लीजिए, जब चाय छाना से गुजरता है तो चाय पत्ती के द्वारा वो पानी वाला भाग पर जितना बल लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, परासरण दाब कहते हैं अपना देहाती भाषा में। बाकी आप विलेय विलायक लगा कर समझते रहिए भाई, विलेय विलायक इस आसान इंग्लिश मीडियम में रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 1 मिनट में समझ में आएगा कि विलेय विलायक में आपको इतना थोड़ा बोलने में उटपटांग रहता है विलेय विलायक, लेकिन फिर भी आप उसको समझ लीजिएगा। विलायक का मतलब वह भाग जो ज़्यादा मात्रा में, विलेय का मतलब वह भाग जो कम मात्रा में। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा। अब आसान आते हैं, चलिए आगे आते हैं। देखिए क्या कहता है, और इसे भैया हम लोग पाई द्वारा डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है पाई बराबर CRT। पाई बराबर क्या होता है, CRT। पाई बराबर क्या होता है, CRT। पाई बराबर CRT, फार्मूला याद रखिएगा, पाई बराबर CRT। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए दाब है, प्रेशर है, तो भैया इसे ATM या बार बोलते हैं, ATM या बार बोलते हैं। क्लियर है? इसका मात्रक क्या होता है, ATM या बार, क्योंकि प्रेशर है तो प्रेशर को ATM या बार। अगला याद रखिएगा इसका मात्रक। चलिए अगला आते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आता है, कितना हो गया, 18 तक शायद हो गया, 18 19। अब आते भैया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट आपको आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट यहाँ पर। चलिए क्या कहता है भैया, आ जाइए, अब आ जाइए क्या कहता है
परासरण प्रक्रिया क्या है? वही परासरण प्रक्रिया क्या है? छाना से होकर ऊंचाई पत्ती को ऊपर से यानी कि कम सांद्रण से नीचा ज़्यादा सांद्रण को गुजरने की प्रक्रिया को परासरण की प्रक्रिया कहते हो गया। कौन गुजरेगा? चाहे पत्ती गुजरेगा कि पानी वाला भाग? पानी वाला को भाग को विलेय को कहते हैं कि विलायक को कहते हैं? विलायक बोलते हैं। तो वही तो है, वैसी प्रक्रिया जिसमें विलाय का कण अर्धपारगम है और पारगम झिल्ली कहने करता है चाहे छाना से पानी वाला भाग यानी कि पानी वाला भाग, चाय वाला भाग कम सांद्रण से अधिक सांद्रण को गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परासरण प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर उसे क्या कहते हैं? परासरण प्रक्रिया कहता है। समझ गए ना? देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए चाय छाना लगा हुआ है, इस साइड से पानी इस साइड जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? इस साइड ज़्यादा, इस साइड कम सांद्रण, इस साइड अधिक सांद्रण है तो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण को विलाय के गति जो होगा ना, विलायक में कहने करते जो अधिक मात्रा में रहता है उसका गति को क्या कहते हैं हम लोग भैया? और सॉरी परासरण प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला अगला कहता है उत्क्रम परासरण क्या है? उत्क्रम परासरण करने का अर्थ है विपरीत परासरण करने का अर्थ है उल्टा बहेगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए चाय छाना है, चाय छाना में जब चाय डालते हैं तो कभी कभी चाय पूरा फुल हो जाता है। मान लीजिए बहुत चाय ला कर रख दीजिएगा तो धीरे धीरे डिश के अंदर तो जाता रहता है, आप लोटा या गिलास में रखते हैं तो जाता रहता है, लेकिन कभी कभी ये फुल हो जाता है। अब फुल हो जाता है तो कभी कभी नीचा गिर जाता है। कब ऐसा कब होता है? जब अगर मान लीजिए पूरा नीचा फुल हो गया ना, आप इसमें बल जोड़िए तो ये धक्केगा ना तो ऊपर से गिर जाएगा। हाँ वही बात है। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में होता है कि भैया उल्टा बहने लगता है। कहने करते हैं कि कम से इसमें जो इसमें विलाय का जो कण होता है कम से उच्च सांद्रण की तरफ नहीं जाता है बल्कि उच्च से निम्न सांद्रण की तरफ बहने लगता है, यानी कि उल्टा बहने लगता है। कभी कभी होता है, जैसे देखिए ना यहाँ पर देखिए ऐसे तो ये कभी कभी आते देखे सुइया मान लीजिए सुई जो होता है सुई का बनावट थोड़ा सा इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से दिखाते हैं। अभी रुक जाइए एक मिनट, अभी आपको यहाँ पर सुई इस प्रकार रहता है ना सुई वाला। अच्छा यहाँ पर इसका रहता है, यहाँ से रहता है टेंच वाला। इसको दाबते हैं तो यहाँ पर इसमें पानी गिरता है ना। अच्छा कभी कभी इस सुई वाला भाग को इसको हाथ से बंद कर लीजिएगा, हाथ से इसको बंद कर लीजिएगा। यहाँ पर नली वाला इतने पाइप मोटार नली रहता है ना नली, इसको बंद कर लीजिए तब इसको यहाँ से इसको यहाँ पर बंद कर लीजिए और यहाँ से एक प्रेशर लगाइएगा ना तो आपको ये उल्टा फेंकेगा। इसमें क्या हो रहा है मालूम है? इस साइड से आप प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं तब तो वही कहता है कि मान लीजिए कोई चाय यहाँ पर कोई चाय छाना की तरह काम करने वाला है। पानी का बहाव एने से एने था यानी कि विलायक इधर से इधर बह रहा था, लेकिन अगर ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं ना उस केस में क्या होता है कि एने से एने बहता है, लेकिन जब एने बहुत ज़्यादा मात्रा पानी होता है तो उल्टा बहने लगता है, एने से एने बहने लगता है। तब उस केस को क्या कहते हैं? विपरीत परासरण कहते हैं या उत्क्रम परासरण कहते हैं। क्लियर है? अच्छा देखिए वही लिखे हुआ है, यही हम अंग्रेजी में वही हिंदी में समझाए हुए हैं कि जब परासरण प्रक्रिया के दौरान परासरणी दाब से अधिक वाह्य दाब जब ऊपर से अत्यधिक अपना ओर से दाब लगाते हैं, प्रयोग करते हैं तो विलाय का कण जो अर्धपारगम में झिल्ली वाला है ओकरा से निम्न सांद्रण से न बल्कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण कोण बहने लगता है, उल्टा बहने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? हम उत्क्रम परासरण कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? उत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण, उल्टा होने लगता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए समझ में आ गया, ये तो क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आप समझिए इसे भैया। यहाँ तक वहाँ तक तो समझ में आ गया भैया विपरीत परासरण किसे कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पर ये तो भैया विपरीत परासरण आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि विपरीत परासरण क्या है। अब चलिए 20 हो गया, 21 नंबर आते हैं। 21 नंबर क्या कहता है? चलिए 21 नंबर क्या कहता है समझिए भैया। जब उल्टा बहने लगेगा तो विपरीत परासरण हो गया, बात खत्म। चलिए क्या कहता है? समपरासरी घोल या विलयन किसे कहते हैं? वैसा दुओ घोल जो दिए गए तापमान पर यानी कि कोई भी तापमान दिया गया उस टेम्परेचर पर वैसा कोई दुओ घोल जिसका क्या हो? परासरण दाब क्या हो? सेम हो। जिसका परासरण दाब क्या हो? वैसा दुओ घोल जिसका परासरण दाब क्या हो? सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे? समपरासरी। सम मीन्स बराबर, परासरी मीन्स परासरण दाब, यानी कि वैसा कोई दुओ घोल जिसका परासरण दाब सेम होता है उसे क्या बोलते हैं? समपरासरी घोल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिलियन एगो ये है, एगो बिलियन ए है, एगो बिलियन बी है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का अर्थ परासरण दाब सेम रहेगा ना तो उसे हम क्या बोलेंगे? समपरासरी बिलियन बोलेंगे। इसे अंग्रेजी में हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। आइसो मीन्स सेम होवे करता है तो समपरासरी का मतलब सम मीन्स समान। वैसा दो बिलियन जिसका परासरण दाब क्या होगा? समान होगा। तो दिए गए ताप पर यदि 2 बिलियन का परासरण दाब समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समपरासरी घोल कहते हैं। क्लियर है? चलिए एक अगला आता है भैया अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? अब नॉर्मल मोलिक्यूलर मास। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान क्या
क्या होता है, सीधे समझ लीजिए आप इसको। क्या कहता है, वह पदार्थ जो विलयन में वियोजित होता है उसका आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से कम होता है। कहने का अर्थ है, अगर कोई पदार्थ किसी भी विलयन में टूटता है या मिल जाता है तो उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वह असामान्य जिसका जितना आणविक द्रव्यमान होता है उससे कम होता है। और उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो विलयन में संगठित होती है और उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो विलयन में संगठित होता है उसका आणविक द्रव्यमान सामान्य से अधिक होता है। तो इस प्रकार के आणविक द्रव्यमान को अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है। देखिए किसी विलयन मान लीजिए कोई घोल है, इस घोल में मान लीजिए चीनी पानी का घोल है, इसमें जो पदार्थ उसमें घुल गया है, वियोजित हो गया है, टूट गया है, तो उसका जो मास निकलेगा ना, द्रव्यमान मोलिक्यूलर जो मास निकलेगा ना, उसके वास्तव जो मोलिक्यूलर मास होता है उससे कम होता है। लेकिन जो विघटित नहीं होता है, जो संगठित होता है, तो उसका जो मास होता है ना, उसका जो मास होता है वह उस विलयन में उसका जितना ओपन मास है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो जो इससे ज़्यादा होता है। और यही जो इस प्रकार का जो आणविक द्रव्यमान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसको याद रखिएगा भैया। अब आते हैं भैया इसको, हाँ अगला आते हैं हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। कौन सी भैया, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन करने का अर्थ है हिमांक में देखिए फ्रीज होता है। हम बर्फ़ जाने हैं, बर्फ़ हिम उसका बर्फ़ को भी हिम बोलते हैं, हिमांक उसी से है। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। देखिए बड़ा आसान है। अब बस हम 3 गो परिभाषा हम आपको कंटिन्यू याद करवा देंगे। 3 गो बड़ा आसान है। सुनिए पहले एक बात याद रख लीजिए, अभी आपको मेरा काम याद करवाना। एक बात आप याद रखिए मेरे भाई, अवनमन का मतलब होता है कमी। क्या होता है अवनमन का मतलब, क्या होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है कमी। उन्नयन का मतलब होता है ज़्यादा, याद रखिएगा। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन लगाए तो समझ आइए कहीं ना कहीं कमी होगा। 3 गो परिभाषा एकदम सेम मिलता जुलता है। एक हिमांक में अवनमन, एक क्वथनांक में उन्नयन और एक वाष्प दाब में अवनमन। समझ गए ना। तीनों का सेम परिभाषा हम दिखा देते हैं, थोड़ा का केवल अंतर है। कथी है, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, और अवाष्पशील जिसे जो वाष्पित न हो, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी शुद्ध द्रव में मिलाते हैं, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ है उसे हम अगर किसी द्रव में मिलाते हैं तो विलयन बनता है, तो घोल बनता है। सही बात है, कोई घोल बन गया, जिसके कारण विलयन का हिमांक जो होता है ना, विलयन का जो हिमांक होता है वह शुद्ध द्रव से घटने लगता है। यहाँ पर देख लिया, अवनमन है तो यहाँ पर केवल घटना लिख देंगे, अगर यहाँ पर उन्नयन रहेगा तो यहाँ पर केवल बढ़ना लिख जाएगा। बस इतने बात है। यहाँ पर हिमांक है तो हिमांक, यहाँ पर क्वथनांक है तो क्वथनांक, यहाँ पर वाष्प दाब है तो वाष्प दाब। बस इतने बात का अंतर है। 3 गो परिभाषा एकदम मिलता जुलता है। एक हिमांक के अवनमन, एक वाष्प दाब के अवनमन, एक क्वथनांक का उन्नयन। तीनों घटने लगता है तो विलयन में इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। बड़ा आसान है। जब किसी अवाष्पशील द्रव को किसी शुद्ध द्रव से मिलाते हैं तो विलयन बनता है, जिसके कारण क्या होता है, हिमांक जो होता है ना, हिमांक शुद्ध द्रव से विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव से कमने लगता है। विलयन में इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर है। विलयन में इस घटना का हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्लियर है। देखिए अच्छा, अभी सेम मिलता जुलता परिभाषा आपको 3 गो याद हो जाएगा, हम याद करवा देते हैं। अभी देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डेल्टा टीएफ के द्वारा डिनोट करते हैं। टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, T0F माइनस टीएफ। यहाँ पर क्या है, डेल्टा टीएफ कहने करते हैं हिमांक का अवनमन। इसका जो होता है ना, घटने लगता है, कहने करते शुद्ध द्रव से घटता है। शुद्ध द्रव से घटता है मतलब शुद्ध द्रव का ज़्यादा है, जो विलयन का है कम है, तब तो घटता है ना। हाँ, तो शुद्ध द्रव का T0F कहने का तो शुद्ध द्रव का हिमांक, और TF का मतलब विलयन का हिमांक। घटता है तो यहाँ पर माइनस लगा दिए हुए। घटता है तो यानी कि किससे घटता है, तो शुद्ध द्रव से ना। तो पहले शुद्ध द्रव और बटा में शुद्ध द्रव माइनस विलयन का द्रव घटता है। तो अगर यहाँ पर वृद्धि रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन हिमांक का अवनमन का मतलब होता है घटना। अब देखिए आपको अगला परिभाषा भी लाकर हम दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए ना, सब सेम है कि ना। हम लाकर रुक जाते हैं 1 मिनट, यहीं पर रुकिए, हम यहीं पर लाकर आपको समझा देते हैं। बस 3 गो परिभाषा हम आपको याद करवा देंगे। अभी 3 परिभाषा हम याद करा कर ही जाएंगे। यहाँ पर 3 परिभाषा करा देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वो हिमांक का अवनमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए लिखा है ना क्वथनांक का उन्नयन, सेम बात है। देख लीजिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा है क्वथनांक का उन्नयन, सेम दिख रहा है। देखिए वही लिखे है कि देखिए सेम। यहाँ पर 1 मिनट इसको मिटाते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, क्वथनांक सेम बात है। यहाँ पर उन्नयन है तो उन्नयन का मतलब बढ़ जाना। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध द्रव में मिलाते हैं तो विलयन बनता है, और जिसके कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध द्रव से बढ़ जाता है। देख रहे, केवल एक ही बात का अंतर है, वही में कम अवनमन है तो कम जाता है, और उन्नयन है तो बढ़ जाता है। विलयन की इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बड़ा आसान है। ओकरा डेल्टा टीएफ द्वारा, एक डेल्टा टीबी के द्वारा अब बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो किससे बढ़ जाता है, तो शुद्ध द्रव से बढ़ जाता है। तो शुद्ध द्रव से बढ़ जाता है तो डेल्टा T0 भी और माइनस टीबी करना पड़ेगा। डेल्टा T0 भी माइनस टीबी करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत ना भाई।
यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हिमांक का अवनमन का मतलब क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन का मतलब क्या होता है, और एक होता है वाष्प दाब का अवनमन, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सेम मिलता जुलता देख लीजिए, इसी प्रकार से है, बस इसको मिलता जुलता आपका 3 का 3 परिभाषा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है देख लीजिए, जब किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध द्रव में मिलाते हैं तो विलयन बनता है, और जिसके कारण विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध द्रव से घट जाता है। क्यों? अवनमन लगाए तो खाली घटा दीजिए और उन्नयन लगाए तो बढ़ा दीजिए। विलयन की इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा पी द्वारा डिनोट करते हैं, आप पी नॉट माइनस पी कर दीजिए, बाकी बात आंसर आ जाएगा। समझ गए कि ना? तो बड़ा आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। तो तीनों के तीनों परिभाषा आप पढ़े काल में इसको यहाँ पर याद रखिएगा। तीनों के तीनों परिभाषा सेम मिलता जुलता है, सेम आराम से तीनों को तीनों याद रखिएगा, ठीक ना? तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है, सेम तरीका से बताया गया है, तीनों के तीनों आपको याद रख लीजिएगा, ठीक ना? तो ये आपको हर एक हाल में याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये आप हर एक हाल में इसको याद रखिएगा। उसके बाद अब आते हैं अभी यहाँ वह तीन को परिभाषा समझ गए ना, तीनों के तीनों सेम मिलता जुलता परिभाषा आता है। अगर तीनों को ध्यान से रख याद कीजिएंगे ना तो केवल एक बात क्या है, घटना बढ़ना, इतने बात का अंतर है, बाकी कुछ चीज़ का अंतर नहीं है, ठीक ना? चलिए फिर मिलेंगे, फिर यहाँ पर इसको यहाँ पर अगला पहले देख समझा ही देते हैं, तब उसके बाद देख लीजिए वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। सापेक्षिक अवनमन का मतलब होता है रेशियो बट्टा, यानी कि देखिए वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है ना, किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन अथवा शुद्ध द्रव के वाष्प दाब का जो अनुपात होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? अच्छा, किसी बिलियन के वाष्प दाब का अवनमन आ बट्टा में बिलियन के वाष्प दाब का अवनमन आ बट्टा में बिलियन का शुद्ध द्रव जो होता है उसका वाष्प दाब जो होगा ना, उसका जो अनुपात होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। 2600 क्वेश्चन आपको बिल्कुल हर में 2600 क्वेश्चन भी आप